हेलो एवरीवन। तो आज आप लोग के लिए जो लेकर आया हूँ क्लास 11th का चैप्टर पहला है जिसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री। इसमें आपको थोड़ी सी चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। मैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से स्टार्ट कर रहा हूँ, बाकी सब सारी चीज़ें छोटे छोटे हैं, आप समझ सकते हो उसको। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ से इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टार्ट होता है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। यहीं से सारी चीज जो केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस है उस वो स्टार्ट होता है। ठीक है, ये लॉ ऑफ केमिकल क्या होते हैं, केमिकल कॉम्बिनेशंस कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। इसे पहले सबसे पहला जो लिया गया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसको पहले पे रखा गया है। दूसरा है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, प्रोपोर्शंस। इस चीज को याद रखना है। अभी दो हुआ है, मैंने क्लास 11th का पहला चैप्टर है जिसको बोलते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसके बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जहां से स्टार्ट होता है, इसके पीछे वाले जो टॉपिक है आप आराम से पढ़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। सारी दिक्कत यही सब लॉ में आती है। तो पहला जो चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। ये 4 प्रकार के होते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एंड दूसरा होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, एंड तीसरा आ जाता है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शंस, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शंस। एक और लॉ है जिसके बारे में अभी लिख दे रहे हैं, इतना नोट कर लीजिए तो आगे चलते हैं। जो लास्ट लॉ है चौथा, जिसको बोलते हैं फोर्थ लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। तो ये 4 लॉ और आज हम लोग पढ़ेंगे 3 लॉ के बारे में। चौथा लॉ के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और इनसे सारे जो न्यूमेरिकल्स होते हैं रिलेटेड वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहां तक समझ में आ गया, 4 लॉ है, चारों लॉ के बारे में समझ गए। अब हर एक लॉ के बारे में अच्छे से डेफिनेटली पढ़ेंगे लोग। पहला जो लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। देखो, यहां जानते हो कि ये रिएक्टेंट होता है, इधर प्रोडक्ट होते हैं। जब रिएक्टेंट चेंज होता है तब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो बोला गया है कि जो रिएक्टेंट का मास जितना होगा उतना ही प्रोडक्ट का मास होगा, चाहे कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंजेस हो। एनी फिजिकल चेंजेस या केमिकल चेंजेस इन ए रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, द मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। कोई भी फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज रिएक्टेंट में होता है जिसकी वजह से प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, तो जितना मास इसका रहेगा उतना ही मास इसका रहेगा। यही हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है। तो इसको लिख लेते हैं ताकि ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एनी फिजिकल और केमिकल change in reactant or product, the mass of reactant
इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंजेस आते हैं रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में, तो जो रिएक्टेंट का मास होता है, मास ऑफ रिएक्टेंट जो होता है वो इक्वल होता है मास ऑफ प्रोडक्ट के। यही हमारा फर्स्ट लॉ है, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसे अच्छे से याद रखिएगा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एनी फिजिकल या केमिकल चेंज इन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में कोई भी बदलाव आता है या फिजिकल या केमिकल, जिसकी वजह से जो मास होता है रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का, दोनों आपस में इक्वल होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, अब इसके ऊपर एक एग्जाम्पल लिया गया, एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे लोग। ठीक है, कैसे समझेंगे लोग? एग्जाम्पल के तौर पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया, ऐसा शेप का टेस्ट ट्यूब लिया गया। क्या लिया गया? ऐसा टेस्ट ट्यूब लिया गया। ठीक है, इसको एच शेप टेस्ट ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एच शेप टेस्ट ट्यूब। इसमें रखा गया NaCl को। किसका रखा गया? NaCl को। और इसमें रखा गया AgNO3 को। दोनों को इसमें मान लो, दोनों को रखकर वेट कर लिया गया। अभी अलग अलग है सब, सील्ड करके। ठीक है, बंद करके दोनों के ढक्कन। उसके बाद दोनों को मिक्स कर दिया गया। पहले जितना वेट किया गया था, रिएक्शन होने के बाद भी वेट किया गया, अभी अलग अलग है सर। एक में ये अलग पार्ट में है, ये अलग पार्ट में है। जब दोनों को मिक्स कर दिया गया एकदम, दोनों को, तो ये NaCl प्लस AgNO3 दोनों रिएक्शंस कर ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? AgCl में, और NaNO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मेरा कहने का मतलब ये है, अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं। देखो, एक छोटा सा टेस्ट ट्यूब में, जो कि दोनों ज्वाइंट थे, एक छोटा सा टेस्ट ट्यूब में NaCl लिया गया, सोडियम क्लोराइड। दूसरे से टेस्ट ट्यूब में सिल्वर क्लोराइड लिया गया। अलग अलग है सब। ये इनको दोनों को मिक्स कराने के लिए ये ब्रीज होता है, मतलब मान के चलो कि ये दोनों ज्वाइंट है सब। ठीक है, अब इनको दोनों को आपस में मिक्स कर दिया गया। जब मिक्स किया गया, तो मिक्स करने से पहले जितना वेट था उतना ही मिक्स करने के बाद भी वेट था। तो इससे ये प्रूफ होता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में जितना रिएक्टेंट का वेट था, आफ्टर मिक्स होने के बाद भी उतना ही वेट है प्रोडक्ट का, इतना। ठीक है, तो ये मेरे चीज को समझना। ये एग्जांपल है, उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, मेन लॉज पे ध्यान देना है। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा जो लॉ है, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, या लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशंस, ये भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशंस, ये भी लिख सकते हैं। ये लॉ क्या कहता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। कोई भी कंपाउंड है जिसके अंदर एक प्योर फॉर्म ऑफ एलिमेंट होगा, या कोई भी कंपाउंड है प्योर कंपाउंड, कोई भी एक प्योर कंपाउंड है। ठीक है, कंपाउंड, अब जानते हो कि कंपाउंड एलिमेंट से बना होता है। तो कोई भी प्योर कंपाउंड ऑलवेज एक सेम एलिमेंट कंटेन करता है। क्या करता है? सेम एलिमेंट, कंटेन सेम एलिमेंट। ठीक है, कंबाइंड इन ए सेम प्रोपोर्शंस या डेफिनिट प्रोपोर्शंस बाय मास। अब इस लॉ को पहले लिख देता हूं, उसके बाद समझाता हूं, तो अच्छे से समझ में आएगा। ए प्योर कंपाउंड, कोई भी प्योर कंपाउंड जो होता है, ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट, अब इस बात को याद रखना, कोई भी प्योर कंपाउंड जो होता है ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट, combined together in a same
डेफिनिट प्रोपोर्शंस, डेफिनिट प्रोपोर्शंस, प्रोपोर्शंस, प्रोपोर्शंस लिख लीजिएगा अच्छे से, प्रोपोर्शंस लिखना जरूरी है, PROPOR, प्रोपोर्शंस बाय वेट। यहाँ पर वेट ऐसे शॉर्ट फॉर्म में W में लिख दिया हूं। अब ये जो मीनिंग क्या है इसके बारे में समझना है, ऐसी चीज को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अच्छे से समझा रहा हूं, डेफिनेशन नीचे लिख दिया हूं, इस चीज को समझिएगा। ये था हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशंस, कंपोजिशंस। अब इसके बारे में मैंने डिफिनेशन लिखवा दिया है कि कोई भी प्योर कंपाउंड्स जो होगा, कोई भी प्योर कंपाउंड्स जो होगा, ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट combined together in a same definite proportions by weight। अब इस चीज को समझना पड़ेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक कार्बन है और ऑक्सीजन, जब दोनों कंबाइंड होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड्स बनाते हैं, ठीक है। उसी तरह कैल्शियम ऑक्साइड्स को जब हीट करते हैं तो ये कैल्शियम कॉपर कार्बोनेट, इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड्स प्लस कार्बन डाइऑक्साइड्स नीचे मिलता है। अब मेरा कहने का मतलब यह है कि देखो ये भी दोनों एक टाइप का कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है, ब्रेक होकर ये हो गया है। सिंपल बात ये समझना है कि ये जो है और ये जो है, दोनों का कार्बन का जो वेट होगा वो हमेशा सेम होगा आपस में वेट में। कैसे, देखो ये कार्बन और ऑक्सीजन, तभी तो कार्बन डाइऑक्सीजन, कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन का कितना होता है, एक ऑक्सीजन का 16, 32 हो गया, यानी 12/32। इसको कटाएंगे कितना हो जाएगा, 6, ये 8 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। मतलब कि कोई भी कंपाउंड जिसके में कार्बन डाइऑक्साइड्स प्रेजेंट होगा वो हमेशा 3:4 पे प्रेजेंट होगा, इससे कभी भी डिफरेंट नहीं होगा। मेरी बात समझ में आई? फिर से समझ लो अगर नहीं समझ में आया तो। कोई प्योर कंपाउंड, देखो कार्बन डाइऑक्साइड भी प्योर कंपाउंड है, कैल्शियम कार्बोनेट भी प्योर कंपाउंड है, ये दोनों प्योर कंपाउंड है। देखो पहला दूसरा, ये दोनों समझना, ये थोड़ा सा टफ है लो, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। देखो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड्स और कार्बन डाइऑक्साइड्स बनता है। इतना हमें क्लियर हो गया। अब इस लॉ में बोला है कि कोई भी कंपाउंड होगा प्योर कंपाउंड, उसके अंदर जो एलिमेंट होंगे, सेम एलिमेंट कंटेन टुगेदर इन ए सेम डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास। कोई इस कंपाउंड के अंदर सेम एलिमेंट दिख रहा है, हाँ ये दोनों रिएक्शंस के अंदर सेम एलिमेंट दिख रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, तो उनके आपस में वेट का रेशियो सेम होगा। देखो इस कार्बन को, कार्बन डाइऑक्साइड को उठाओ, 12, एक कार्बन का वेट कितना होता है, एटॉमिक वेट 12, ऑक्सीजन का 32। इस कार्बन डाइऑक्साइड को उठाओ तो ये भी 12, ऑक्सीजन 32, दोनों का रेशियो लो तो 12/32, इसके लिए भी 12/32, हमेशा क्या होगा 3:4, 3:4। यही चीज कह रहा है क्वेश्चन में कि कोई भी प्योर कंपाउंड होगा उसके अंदर जो एलिमेंट सेम होंगे वो आपस में वेट रेशियो सेम होगा। और एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लिया, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, ये क्या बन जाएंगे, कॉपर ऑक्साइड्स, ठीक है। दूसरा हम ले लेते हैं कॉपर कार्बोनेट, जब हीट करते हैं तो ये कॉपर ऑक्साइड्स प्लस कार्बन डाइऑक्साइड्स में निकल जाता है। इन दोनों में सिमिलर कौन से हैं, ये देखो, ये है सिमिलर, ये है सिमिलर। अब तुम्हें पता नहीं होगा कि एटॉमिक वेट कितना होता है कॉपर का, कॉपर का एटॉमिक वेट कितना होता है, 52 होता है, समथिंग दैट 52 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 16 होता है। 52/16 किसके लिए, पहला के लिए कर रहा हूं, फर्स्ट के लिए,
सेकेंड के लिए भी आप करके देख लो, क्या होगा 52/16। इन लोग का वेट का रेशियो हमेशा सेम होगा। कहने का मतलब कि कोई भी कंपाउंड होगा उसमें जो एलिमेंट सिमिलर वाले होंगे, ये दोनों सिमिलर हैं, उनके वेट रेशियो सेम होंगे। फर्स्ट वाला कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर का 12 एटॉमिक वेट, सॉरी 52 एटॉमिक वेट, इसका भी 16 होता है। दोनों का रेशियो ले लो, कटाओगे कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4, एक दे दिया से 26 हुआ, ये 8 हुआ, ये 13 होगा, ये 4 होगा, 30:4 होगा। इसका भी कटाओगे 30:4 होगा। यानी कॉपर ऑक्साइड कहां से आया ये मैटर नहीं है, कौन सा रिएक्शन से आया, कॉपर ऑक्साइड का जो कॉपर और ऑक्सीजन का रेशियो होगा वो हमेशा सेम होगा। यही हमारा सेकेंड लॉ बताता है। इस लॉ पे न्यूमेरिकल्स करेंगे और इस लॉ को और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको अच्छे से अच्छे समझ में आए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस में। ठीक है, इतना आप प्रैक्टिस कीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।